नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, हम लोग जो है उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2016 का क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस करवा दिए थे जो 2016 में पूछे गए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपीए और सीपीसी के वो प्रश्न जो 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इसको वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी के 4 सब्जेक्ट जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू लॉ का पहला प्रश्न आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद का ये उपबंध कब जोड़ा गया था। मतलब पहले जो है ये विवाह विच्छेद जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। 1955 में ये विवाह विच्छेद आपसी सम्मति से ये जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1976 में। और ये हिंदू विधि के अंतर्गत इसका हम सेक्शन देखते हैं तो ये सेक्शन आएगा हमारा 13B में, ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्रियों को निम्नलिखित उपबंध के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ये तो प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्रियां हैं, ये किस में परिभाषित किया गया है तो इसका सेक्शन बताना है आपको। इसका सेक्शन है ऑप्शन डी, 3G के अंतर्गत, यानी कि 3J के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्न में से किस उपबंध में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। बताना किस सेक्शन में ये विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है तो ये कर दिया गया है धारा 8 में। सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, धारा 8 में। धारा 10 में देखते हैं तो धारा 10 में है न्यायिक पृथक्करण, धारा 9 में है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थान, धारा 8 में है हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन और धारा 12 में है शून्यकरण विवाह। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकरण विवाह से उत्पन्न संतान जो है वो क्या होगी। धर्मज, अधर्मज, अवैध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, धर्मज। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। इसमें से कौन सा है जो विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना गया है तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, मिर्गी। ये मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं ये विवाह विच्छेद के लिए एक आधार नहीं माना गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो धर्म परिवर्तन, विकृचितता और यौन रोग ये सब जो है इसके आधार माने गए हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे जारता और मस्तिष्क विकृतता, रतिजन्य रोग, क्रूरता, धर्म परिवर्तन, क्रोध, संसार परित्याग, न्यायिक प्रतिकरण, ये सब जो है इसके टोटल 11 हैं जो विवाह विच्छेद के आधार इसमें बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 28 वर्ष का हिंदू पुरुष एक 13 वर्ष की आयु की लड़की का दत्तक ग्रहण करता है। ऐसा दत्तक ग्रहण बताना आपको क्या होगा, क्या वैध होगा, शून्यकरण होगा, शून्य होगा या वैध होगा। तो देखिए ये जो है शून्य होगा, क्योंकि एक पुरुष स्त्री को गोद नहीं ले सकता है और वो भी ऐसा जो कि पुरुष 28 वर्ष का है और स्त्री यहाँ पर 13 वर्ष की है। कम से कम पुरुष को एक स्त्री को गोद लेने के लिए 21 वर्ष का गैप होना चाहिए और यहाँ पर 21 वर्ष का गैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के प्राधिकार के अधीन को बताया है। इसमें तो इसमें से किस वाद में बताया है, ये बताया गया है ऑप्शन ए, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अब अकृत्य एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि वो विवाह विकृचित के परिणाम स्वरूप कोई एक पक्षकार विवाह के समय विधि मान्य सहमति में असमर्थ हो, दूसरा पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्री में हो, तीसरा किसी एक पक्षकार को विवाह के समय उन्मत्तता के बार बार दौरे आते हों। सही आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से कौन सा वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है। इसमें से कौन सा वाद है जो मानसिक क्रूरता से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दस्ताने बनाम दस्ताने। ऑप्शन बी है सही आंसर इसका। ये 1975 का वाद है। अगला प्रश्न है, प्रत्यार्थी द्वारा विवाह पूर्व
याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाना विवाह को बना सकता है। ये बना सकता है शून्यकरण, ऑप्शन बी। धारा 12 में है ये। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत उत्तराधिकार हेतु वर्णित वरीयता का सही क्रम आपको बताना है। इसका सही क्रम क्या होगा? ये धारा 8 के अंतर्गत है। इसका सही क्रम धारा 8 के अनुसार अगर हम देखें तो वर्ग 1 के दायाद, वर्ग 2 के दायाद और गोत्रय बंधु, ये इसका क्रम होगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के अंतर्गत अपील किए जाने की विहित परिसीमा अवधि क्या है? इसकी अवधि है 30 दिन, मतलब 1 महीना। अगला प्रश्न है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक 15 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। बताना है आपको इसमें से किसके द्वारा। ऑप्शन ए पक्षकारों के मध्य संविदा के द्वारा, बी है यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवर्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो, या तीसरा बालक के पिता की सहमति से, या चौथा बालक की माता की सहमति से। सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, यदि कोई प्रथा या रूढ़ जो प्रवर्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती है तो। अगला प्रश्न है, किसी हिंदू पिता द्वारा अपने बच्चे को दत्तक प्रदान करने के लिए माता की सहमति की शर्त को छोड़ा जा सकता है यदि ऑप्शन ए सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे विकृचित घोषित किया गया हो, बी उसने अंतिम रूप से और पूरी तरह से संसार को त्याग दिया हो, सी वह हिंदू ना रह गई हो, या फिर डी उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। बताना है ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अंतर्गत, या फिर हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत। सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एक हिंदू निर्वसियती मर जाता है, उसके पीछे 2 पुत्र एक पुत्री में विधवा को छोड़ जाता है, उसकी संपत्ति का न्यायगमन होना बताना है कि किसको होगा। केवल विधवा को, केवल पुत्र और पुत्री को, केवल पुत्रों को, पुत्रों पुत्री एवं विधवा सभी को। सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सभी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? बताना इसमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है हिंदू विवाहिता लड़की का प्राकृतिक संरक्षक उसका पति होता है, बी हिंदू अवयस्क पुत्र के दत्तक ग्रहण के पश्चात उसका पिता लगातार उसका प्राकृतिक संरक्षक बना रहता है जबकि वह वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता जब तक, सी है हिंदू अवयस्क बालक का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होता है और उसके पश्चात माता होती है, लेकिन 5 वर्ष तक की आयु तक अवयस्क की अविरक्षा समानता माता के पास रहेगी, या फिर डी अधर्मज हिंदू अवयस्क लड़के की प्राकृतिक संरक्षक माता होती है, उसके पश्चात पिता होता है। तो इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन बी, धारा 6 के अनुसार हिंदू अवयस्क पुत्र के दत्तक ग्रहण के पश्चात उसका पिता लगातार उसका प्राकृतिक संरक्षक बना रहेगा जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता। ये इसमें गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ना हो, जैन, पांडिचेरी संघ क्षेत्र के रेनोसा यानी स्वदेशी निवासी, या फिर ए और सी दोनों। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ना हो। हिंदू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम 1956 इन पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीजाबाई विट्ठल राव गजरे बनाम पठान खां के वाद में प्रतिवाद सिद्धांत संबंधित है। इसमें ये जो वाद है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अवयस्कता एवं संरक्षकता से। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा उपबंध अनन्य रूप से पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के आधार से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन डी 13(2).
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक के दायाद से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र। सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुस्लिम विधि का द्वितीय स्रोत नहीं है? तो द्वितीय स्रोत इसमें से जो नहीं है वो है इज्मा। सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकताएं इसमें से कौन कौन सी हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कबूल एवं इजाब दोनों। अगला है, मुता विवाह की अवधि के दौरान बताना है पत्नी को तलाक देने का अधिकार है, बी पति को तलाक देने का अधिकार है, सी पति और पत्नी दोनों को तलाक देने का अधिकार है, या फिर ना तो पति और ना ही पत्नी को तलाक देने का अधिकार है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, ना तो पति और ना ही पत्नी को तलाक देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम विवाह में जहां वधू की आयु यौवनागमन की आयु से कम है किंतु विवाह के लिए अभिभावक की ओर से सहमति दी गई है, ऐसा विवाह कैसा होगा? तो ये अनियमित होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत रक्त संबंध वाले व्यक्ति के मध्य विवाह बताना है इसमें। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बातिल है। ये मुस्लिम विधि की तीसरी शर्त है, कानूनी बाधा और निषिद्ध का अभाव होना है। ये बाधाएं दो प्रकार से होती हैं, पूर्ण बाधाएं और अस्थायी बाधाएं या फिर सपोषित बाधाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम विधि में विवाहोत्तर संभोग हुआ हो अथवा नहीं, निम्नलिखित में से किस मामले में इद्दत का अनुपालन करना होगा? तो केवल पति की मृत्यु पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के लियन द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है, तो ये प्राप्त है केवल पत्नी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिवा क्या है? तो ये शून्य होता है। मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिवा शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत की जा सकती है, तो ये की सकती है संपत्ति के 1/3 भाग की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में यदि दान प्रतिग्रहण करने से पूर्व ही अदाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा दान जो है शून्य माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम औरत तलाक के बाद विधि मान्य तौर पर पुनर्विवाह कर सकती है। ये कर सकती है तलाक के तुरंत पश्चात नहीं, इद्दत काल समाप्त होने के पश्चात नहीं, 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद नहीं। तो सही आंसर इसका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी कि उसके पति का पिछले 4 वर्षों से ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है, जैसा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की निम्न धाराओं में प्रावधानित किया गया है। ये किस धारा में है? तो ये है धारा 2I में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत तुरंत मेहर का भुगतान किया जाता है। तुरंत मेहर का भुगतान जो है ये किया जाता है पत्नी के मांगे जाने पर। ऑप्शन बी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुवारा तलाक में क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अरुचि, घृणा, पारस्परिक तथा दोनों तरफ से होती है मुबारा। अगला प्रश्न है, सिया मुस्लिम निकाह में कितने साक्ष्यों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है? सिया मुस्लिम निकाह में तो यहाँ देखें तो इसमें कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ऑप्शन सी सही है आंसर। अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम की वसीयत का निष्पादक हो सकता है, केवल एक मुस्लिम ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम व्यक्ति 4 से अधिक शादियाँ नहीं कर सकता। यदि एक मुस्लिम व्यक्ति 5वीं शादी कर लेगा तो ऐसी शादी जो है अनियमित कहलाएगी, इसको अनियमित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हक शुफा अधिकार है? इनमें से एक हक शुफा अधिकार है ऑप्शन बी, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वरीयत क्रम से संपत्ति क्रय करने का अधिकार। ये एक हक शुफा अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह
अवधारित किया गया कि केवल ट्रिपल तलाक के मामले में उसी पति से दोबारा शादी के लिए हलाल अनिवार्य है। तो ये किया गया था श्रीमती शाह अदनान सामी बनाम अदनान सामी केस में। सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक समय में दो पत्नियां जो आपस में निम्नलिखित संबंधों में हो रखना निषिद्ध है। तो ये मुशारत संबंध में। बी आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीसी के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ये है, आज्ञा पत्र से संबंधित उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित धारा के अंतर्गत प्रावधानित है। ये है ऑप्शन डी, सेक्शन 46 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 29 किससे संबंधित है। आदेश 29 संपत्ति ये संबंधित है निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से। सी आंसर है इसका। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिविल संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है। किस सेक्शन में है। तो ये है सेक्शन 56 में, ऑप्शन बी। 55 में गिरफ्तारी और निरोध है। 56 में धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी और निरोध का निषेध बताया है। 59 में पूर्णता के आधार पर छोड़ा जाना और 60 में वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क या फिर विक्रय की जा सकेगी, इसके बारे में है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्ताक्षरित कर सकता है। तो ये कर सकता है सेक्शन 24 में। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के अंतर्गत एक न्यायालय किसी संपत्ति का प्रापक नियुक्त कर सकता है। ये कर सकता है डिक्री के पूर्व अथवा उसके पश्चात किसी भी समय। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है। ये पुनरीक्षण हो सकता है उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सीपीसी के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता। तो यह मामला असंयोजन का है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अस्थायी व्यादेश आदेश 39 में, ये ठीक है। अगला है, कैवेट दाखिल करने का अधिकार, ये 148A में है, ये भी ठीक है। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थगित आदेश, ये धारा 33 में, ये भी ठीक है। अपीली न्यायालय की शक्ति, ये अपीली न्यायालय की शक्ति 102 में नहीं है, बल्कि इसमें मामलों के अपील ना होने के बारे में है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, वे सभी आदेश एवं संसूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर की जाए या उसे दी जाए लिखित रूप में होगी। ऐसा उपबंध सीपीसी में निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधानित है। ये इसका आंसर है ऑप्शन ए 142 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा एक यह प्रावधानित करता है कि पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 96(3). नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के अंतर्गत यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी सम्मान के योग्य है तब समन के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है पत्र स्थापित। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का उपशमन नहीं होगा यदि वाद हेतु बचा रहता है, अनुतोष बचा रहता है, वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, आणविक प्राणन्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में की गई थी। ये की गई थी ऑप्शन ए, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। 1961 का मामला है ये। अगला प्रश्न है, न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ये किया जा सकता है न्यायालय के उद्देश्यों के लिए, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए। सही आंसर सी है, उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है। तो इसमें अपील योग्य जो है वो है ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। 35A के अधीन आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस
प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता द्वारा न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आज्ञप्ति की तुष्टि। नेक्स्ट है सीपीसी की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित रीतियों में से किसमें न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकेगा। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, पक्षकार पर समन के निर्वहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक में कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है आदेश 40 नियम 5 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सीपीसी के अंतर्गत जब समन की तालीम प्रतिवादी की घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय से नहीं हो पाती है तो समन की तालीम की जा सकती है। ये की जा सकती है प्रतिवादी के वयस्क बेटे को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेतन का प्रथम 1000 रुपये तथा बाकी का 2/3 भाग कुर्क अथवा बिक्री नहीं किया जा सकता। ये नहीं किया जा सकता है भरण पोषण से अन्य की अज्ञप्ति के निष्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा अनुज्ञाप्त किया गया है। सही आंसर इसका क्या होगा, डिक्री के निष्पादन का, डिक्री के उन्मोचन का, डिक्री की तुष्टि का। सही आंसर डी है ये सभी। अगला प्रश्न है किसी संपत्ति पर सदोष कब्जे के दौरान अभिप्राप्त लाभ इसमें से क्या होगा। आकस्मिक लाभ, वास्तविक लाभ, सशर्त लाभ। सही आंसर डी है ये सभी। अगला प्रश्न है ये टीपीए के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित विधि आयोगों में से किस एक ने संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। ये किया था प्रथम विधि आयोग ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अचल संपत्ति नहीं है। अचल संपत्ति इसमें से खड़ा कास्ट नहीं है, ये चल संपत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें ये अचल संपत्ति की डेफिनेशन सेक्शन 3 में है। नेक्स्ट प्रश्न है टीपीए की धारा 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। टीपीए संबंध इसकी 19 धारा ये निहित हित से संबंधित है। अगला प्रश्न है टीपीए की धारा 10 निम्नलिखित के बारे में प्रावधान करती है। जो सेक्शन 10 है वो किससे संबंधित है, ये है श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन से। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तों से। सेक्शन 10 इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है टीपीए के निम्नलिखित उपबंधों में से किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखत का लाभ उठाना चाहता है तो उस पर लगे अधिभार को वहन करना पड़ेगा। ये दिया गया है सेक्शन 35 में। अगला प्रश्न है पीवी काउंसिल द्वारा निर्णित निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है। कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित वाद जो है वो है ऑप्शन ए, मुशाहर साहू बनाम हकीम लाल। नेक्स्ट है स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसन निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, स्पष्ट समर्पण द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुयोज्य दावा के रूप में मान्य है। इनमें से जो मान्य है वो है अंतकाल लाभ का दावा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्म ब को पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील चलेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह शून्य है। ये है सेक्शन 25 के अंतर्गत शून्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या अंतरण किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है अंतकालीन लाभ के लिए डिक्री का समनुदेशन। सी आंसर है। अगला प्रश्न है टीपीए के किस उपबंध में यह प्रावधानित है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम कब लागू नहीं होता जबकि अंतरण सार्वजनिक प्रलाभ के लिए किया गया हो। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, धारा 18 में है। नेक्स्ट है एक मकान जिसका बाजार मूल्य 10,000 रुपये है बिना प्रतिफल के बी को अंतरित करता है लेकिन उस मकान के ऊपर 15,000 सरकारी प्रभाव देय है। यह अंतरण क्या माना जाएगा। तो ये माना जाएगा दुर्भर दान। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीए की धारा 104 के अंतर्गत किसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो टीपीए के अंतर्गत ये की गई है उच्च न्यायालय को। डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ख का कै देनदार है, ख वह ऋण ग को अंतरित कर देता है, तब कै से ऋण चुकाने के लिए ख तगाजा करता है। कै को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 131 में यथाविहित अंतरण की सूची नहीं मिली है और वह ख को संदाय कर देता है। तो यहाँ पर जो संदाय है वो क्या है, ये विधि मान्य और ग उस ऋण के लिए कै पर वाद ला सकेगा। सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बंधक संपत्ति का मोचन नहीं करा सकेगा। तो ये नहीं करा सकेगा बंधककार के विरुद्ध वाद के में अभिवाचन करने वाला विधिक सलाहकार। डी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 56 में है ये। अगला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदार को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है। तो यहाँ पर ये होगा शून्य, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, टीपीए की धारा 106 के अंतर्गत वार्षिक पट्टे के पर्यवसान हेतु नोटिस की अवधि क्या होगी। ये होगी 6 माह की, 6 माह की अवधि होगी। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बै को 1 लाख रुपए बै की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये जब चाहे वापस ले लेगा। ऐसा दान ये जो है 90,000 रुपये के लिए वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधक मोचन की साम्य पर प्रतिरोध का सिद्धांत न्याय, साम्य एवं शुद्ध अंतरण का नियम है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिज्ञान किया गया है। यह किया गया था मुरारी लाल बनाम देवकरण इस बात में। अगला प्रश्न है, ख को कै एक फर्म ग के जीवन पर्यंत के लिए पट्टे पर देता है। कै की मृत्यु हो जाती है किंतु कै की अनुमति से ख कब्जा बनाए रखता है। यहाँ पर ख का पट्टा क्या होगा, तो यहाँ पर ख का पट्टा वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होता रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी लिखत के प्रमाण के संबंध में साक्ष्यों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर के संबंध में न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या पे कम से कम 2 होनी चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 2016 के पेपर का, ये लास्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। जो देखते कौन सही सुमेलित नहीं है, सर्वत्र अदाता ये 128 में ये सही है, भागिक पालन का सिद्धांत 53 ये भी सही है, और पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन ये दिया गया है, इसमें ये इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। बंधकदार का पूर्वबंध तथा विक्रय अधिकार सेक्शन 67 ये भी सही दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये यहाँ पर 65 दिया हुआ है, सेक्शन 65, और ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, सी आंसर है इसका जो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको उत्तराखंड सिविल जज के 2016 का पूरा पेपर करवा दिया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेपर कराऊंगी उत्तराखंड सिविल जज के लिए। देखिए लास्ट टाइम पे क्या होता है ना कि हम लास्ट ईयर के पेपर चेक करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि 19 के पेपर और 2016 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, इसलिए हमें लास्ट ईयर के पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको आंसर भी समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।